डियर स्टूडेंट्स, आज से हमने जनवरी 2022 से उठाया है। जनवरी 2022 का हमने उठाया है प्रतियोगिता दर्पण। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज, जिसका पहला पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण। आइए, इंदौर हम सभी जानते हैं कि टॉप पर है। अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इस साल यानी 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया, हम सभी जानते हैं इंदौर टॉप पे है। लेकिन ये टॉप पे है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में बोलेंगे तो ये नई दिल्ली को 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नई दिल्ली टॉप पे है। जबकि अगर बात करें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में तो इंदौर टॉप पे है। बताइए कि इंदौर कितने साल से टॉप पे जा रहा है। तो ये लगातार 5वां साल है जब इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर है। अब बताइए, दूसरा और तीसरा भी हमें जानना चाहिए, कम से कम दूसरा तो। सूरत दूसरे पोजीशन पे है और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे पायदान पर है। अगर कैंटोनमेंट एरिया की बात करें, यानी छावनी जहां सेना रहती है, ऐसे कंटेनमेंट एरिया की अगर बात करें तो अहमदाबाद कैंटोनमेंट टॉप पर है। यानी छावनी वाले शहरों में अहमदाबाद टॉप पे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक और ध्यान देने वाली बात है कि जहां 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले शहरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्यों में टॉप पे है। राज्यों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है। 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज वाले शहरों में राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है। और अगर 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की बात करेंगे तो स्वच्छतम राज्य है झारखंड। फिर से समझ लीजिए, शहरी स्थानीय निकाय जिनका 100 से अधिक है जिस राज्य में, उसमें राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पे है स्वच्छता सर्वेक्षण में। जबकि छोटे राज्यों में यानी 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में झारखंड टॉप पे है। इसे याद रखिएगा। अच्छा, यह फिर से कह दें, जारी करता है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। इस तरह का पहला सर्वेक्षण 2016 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अधिकतर लोग जानते भी होंगे, रानी कमलापति स्टेशन मध्य प्रदेश में हबीबगंज। अब इसका नया नाम हो गया रानी कमलापति स्टेशन। और ये देश का पहला स्टेशन है जो ISO 9001 सर्टिफाइड है। उस पर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का 52वां 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFF यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। याद रखिए कि यह मैगजीन जनवरी का है, लेकिन इसमें जो कंटेंट होगा 1.5 से 2 महीने पीछे का होगा। यानी अभी जितना भी कंटेंट आप सुन रहे हैं ये नवंबर 2021 का आपको दिखाई देगा। अधिकतर नवंबर 2021 मैगजीन है जनवरी का, लेकिन कंटेंट 1.5 से 2 महीने पीछे का होगा। तो ये फिल्म फेस्टिवल हुआ था नवंबर में, 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में हुआ था। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, 52nd इंटरनेशनल। अब बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी जो इसमें स्वर्ण मयूर पुरस्कार के लिए चुनी गई। आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, रिंग वॉन्डरिंग जापानीज फिल्म है जिसे स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला, यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़ा अवार्ड जो बेस्ट फिल्म का मिलता है वो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, स्वर्ण मयूर। वो रिंग वॉन्डरिंग जापानीज फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं मासाकाजु कानेको। यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी जान लीजिए, जितेंद्र जोशी को मिला है। जो मराठी फिल्म के एक्टर हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एंजेलो मोलिना को, स्पेनिश फिल्म के लिए एंजेलो मोलिना। साथ ही फोकस कंट्री कौन सा था? क्या बांग्लादेश था? नहीं, बल्कि फोकस कंट्री इस बार ब्रिक्स के 5 देश थे फोकस कंट्री इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। साथ ही हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। यानी साल की फिल्म पर्सनैलिटी हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को चुना गया, दोनों को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले 2 छोटा पॉइंट जिस पर कई बार ध्यान नहीं जाता। सीबीआई के निदेशक यानी डायरेक्टर और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इसे 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है सरकार अगर चाहती है तो, है ना। अगले 1 वर्षों के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, 1 वर्षों के लिए। अब इसे 5 वर्षों तक कर दिया गया है, यानी 2 साल का इनका कार्यकाल होगा, 2 ही साल का। लेकिन अब 1-1 साल के लिए इनके कार्यकाल को 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अभी 2 वर्ष का कार्यकाल है, इसे 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष तक किया जा सकता है। दूसरी बात, यहीं पर एक और पॉइंट, गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी, रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी, आईबी के, रॉ के, ये जो सचिव हैं, सब सेक्रेटरी हैं, इनका भी एज बढ़ा दिया गया है। पहले 62 साल था इनके रिटायरमेंट का एज, अब इनके रिटायरमेंट का एज
64 वर्ष हो गया है। 64 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी 2-2 वर्षों के इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। अब ये 64 वर्ष तक रिटायरमेंट तक रह सकेंगे, अभी 62 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, जो अब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया, जो 3-4 पॉइंट ही था हमने निकाला। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपने देखा भी होगा शायद बहुत सारे लोगों में। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 26 नंबर 26वां नंबर हुआ कोप 26। कहां हुआ? ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में है। तो स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित हुआ कोप 26, यानी संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली प्रधानमंत्री यहां आए सीधे G20 समिट को अटेंड करके। G20 का समिट 2021 में आयोजित हुआ, कहां? रोम में। तो रोम का समिट ये अटेंड करके सीधे ग्लासगो पहुंचे कोप 26 में। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्कस हुआ, वो था नेट जीरो का कंसेप्ट। नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर लेगा। लक्ष्य क्या है? 2070 तक। यहां पर कोप 26 में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यहां पर एक और पॉइंट है कि नेक्स्ट कब होगा? 2022 में नवंबर में होगा, यानी इसी साल नवंबर में होगा। कहां होगा? शर्म अल शेख में होगा। यह बहुत बड़ा रिजोर्ट है, कहां? मिस्र में। तो नेक्स्ट मिस्र में होगा। एक और जो सभी लोग जानते भी हैं कि अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का नेक्स्ट मेंबर बन गया है, 101वां। अफगानिस्तान पर एक कमिटमेंट हुआ है, बैठक हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भी नवंबर 2021 का केस है। 10 नवंबर को इसकी बैठक हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का। कहां? सेंट्रल एशिया के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का नई दिल्ली में नवंबर में बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने, चीन ने हिस्सा नहीं लिया। इसमें किसने हिस्सा लिया? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। किसके लिए? तो अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा पर बैठक हुई। इसमें भारत के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अध्यक्षता की, यानी उसकी अध्यक्षता में यह बैठक हुआ। NSA भारत के अजीत डोभाल की अध्यक्षता में। कहां? दिल्ली में बैठक हुई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। आपने हेलीकॉप्टर को अपनी धरती पर बहुत बार उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या स्पेस में या किसी दूसरे ग्रह पर कोई हेलीकॉप्टर उड़ पाया है? क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए उसके विंग्स, पंखी को यानी हवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन नासा का हेलीकॉप्टर इनजेन्युइनिटी ने नवंबर में 2021 में मंगल पर 15 उड़ानें भरी हैं। तो पहला हेलीकॉप्टर यह हो गया है जो धरती से अलग किसी दूसरे ग्रह पर उड़ा है, फ्लाई किया है। इसका नाम है इनजेन्युइनिटी। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टेरॉइड का मार्ग बदलने से संबंधित नासा का डार्ट मिशन। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो धरती की ओर बढ़ रहे हैं। एक समय हो सकता है ऐसा कि वे धरती से टकरा जाएं, और अगर ऐसा होगा तो विनाश होगा। ऐसे किसी भी एस्टेरॉइड के धरती से टकराने से धरती को बचाने के लिए डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट आने वाले समय में आयोजित करेगा नासा। एस्टेरॉइड का मार्ग बदलने के लिए, उसे हिट करके उसकी दिशा बदलने के लिए। तो डार्ट मिशन याद रखना है। उसको नेक्स्ट आता है आर्थिक यानी इकोनॉमिक सेक्शन, आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य, जिसका पहला पॉइंट है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा हो गया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। ये 341 मीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कई बार पूछ लिया जाता है डेट, ईयर, साल। तो मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसे कुछ महीने और बढ़ाकर अब मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। याद रखना है कि यह मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल निःशुल्क बांटने की, देने की व्यवस्था की गई है। एक और पॉइंट जो किसानों के विरोध से संबंधित था, जो 3 कानून बनाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, जो कृषि कानून थे, उसे वापस लिया गया। 29 नवंबर 2021 को ये तीनों ही कानून को वापस ले लिया गया था। डेट याद रखिएगा। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और -5 होगा, यानी ये 5वां सर्वे है। चूंकि इस तरह का पहला सर्वे 1992-93 में हुआ था, जिसके अनुसार देश में महिलाओं की संख्या अब अधिक हो गई, यानी लिंगानुपात बढ़ गया है। इंटरेस्टिंगली अब ये लिंगानुपात बढ़कर हो गया है 1020 हो गया है इस सर्वेक्षण के अनुसार, यानी महिलाओं की संख्या अब प्रति 1000 पुरुष पर 1020 हो गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें बिहार का आपको याद रखना है, बिहार का लिंगानुपात इस NFHS 5 के अनुसार
1090 है, 1090 है लिंगानुपात सेक्स रेशियो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। यूजुअली ये हर 5-6 सालों पर जारी किया जाता है। इस बार जो जारी किया गया है 2019-21 का ये सर्वे है, डेटा इस दौरान इकट्ठा किया गया है। उसका नेक्स्ट है चीनी का उत्पादन है। देश में 2021-22 में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है 305 लाख टन, लेकिन इसमें सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। दूसरा स्थान भी हमें याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश है। तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन हो गया कर्नाटक है। तो चीनी के 3 बड़े स्टेट 2021-22 के डेटा के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। नीति आयोग का एक गरीबी सूचकांक आया है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसमें 12 पॉइंट्स पर राज्यों की निर्धनता का आकलन किया गया है। बिहार देश का सबसे निर्धनतम राज्य है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार। 12 पॉइंट्स यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, बिजली, पानी, मोबाइल, सफाई के अनुसार बिहार में निर्धनता का जो प्रतिशत है वो 51.91% है और ये देश में सर्वाधिक है। तो आपको पता होगा कि सबसे गरीबी कम कहां है? केरल में है। अच्छा, निर्धनतम राज्य तो बिहार हो गया, तो दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहां पर अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा और नगर हवेली सबसे निर्धन यूनियन टेरिटरी है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है। ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। जल जीवन हरियाली पर आधारित बिहार के पवेलियन को इस बार सर्वश्रेष्ठ पवेलियन घोषित किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इसमें आत्मनिर्भर भारत थीम था, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर में जो आयोजित हुआ 2021 में, थीम था आत्मनिर्भर भारत। और साझीदार राज्य हर साल पार्टनर स्टेट घोषित होता है। इस साल बिहार पार्टनर स्टेट था। उसी तरह से एक पार्टनर विदेशी देश घोषित होता है, तो बांग्लादेश साझीदार देश था विदेशी देश में। इस बार कोरोना से संबंधित लगातार खबरों में रहा घटनाक्रम। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है ना। सबसे पहले ये कहां आया था? सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में आया था ओमिक्रॉन वेरिएंट, और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। अभी तक जितना भी वेरिएंट आया उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे जो नवीनतम सामान्य ज्ञान इसका रहता है, जिसमें उसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर, जैसे UAE के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नासिर अल रईसी इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जिसका शॉर्ट फॉर्म इंटरपोल है, इसके अध्यक्ष बनाए गए। UAE के अहमद नासिर अल रईसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष हो गए। टर्की में इस्तांबुल में इसकी बैठक हुई। इस बैठक में नासिर अल रईसी को इंटरपोल का नया अध्यक्ष चुना गया। PC मोदी अब राज्यसभा के नए महासचिव होंगे। PC मोदी राज्यसभा के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल होंगे, याद रखेंगे राज्यसभा। अगर लोकसभा की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह पहले ही नवंबर 2020 से महासचिव हैं लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह, लेकिन राज्यसभा PC मोदी। उसके बाद नौसेना के नए एडमिरल R हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख हैं, नए चीफ हैं। एडमिरल R हरि कुमार, याद रखिएगा, भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट है पराग अग्रवाल, ट्विटर के बहुत विवादास्पद प्लेटफॉर्म रहा है। ट्विटर के नए CEO जो जैक डॉर्सी का स्थान ले चुके हैं, पराग अग्रवाल, याद रखेंगे। उसके बाद बॉक्स में फ्रांस फुटबॉल का बैलन डियोर अवार्ड दिया गया है। इस बार 2021 के लिए दिया गया अगेन लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को इस बार फिर से, अब ये 7वीं बार, लगातार नहीं लेकिन कुल 7वीं बार ये पुरस्कार पा चुके हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डियोर अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को, जिनका क्लब है अभी पेरिस सेंट जर्मन। इसी साल इन्होंने अपना क्लब बदल लिया है, अब पेरिस सेंट जर्मन से ये खेलते हैं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। यहां पर महिला फुटबॉलरों को भी जानना है आपको। 2018 से फीमेल के लिए भी अवार्ड दिया जाता रहा है। इस साल स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को बेस्ट फीमेल फुटबॉलर का फीफा अवार्ड दिया गया है, बैलन डियोर अवार्ड। उसके बाद एक और अवार्ड घोषित हुआ है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। ये दिया गया है गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण यानी उच्च शिक्षा के लिए काम करने वाली NGO संस्था है प्रथम को दिया गया है शांति निशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। उसके बाद 4 यहां पर महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो न्यू रिलीज हैं, वो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद की बुक है सनराइज ओवर अयोध्या। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर,
ये किसकी है? अमर्त्य सेन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम इन द वर्ल्ड मेमोयर, अमर्त्य सेन की। लाल सलाम स्मृति ईरानी की है, जबकि द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग की बुक है। ये सब हमें जानना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिलीज है, कई सारे एग्जाम्स में ये आ भी चुका है। उसका कुछ ऑपरेशन, कुछ अभियान जो हमें जानना है, उसमें है अभ्यास, युद्धाभ्यास हुआ है, द्विवार्षिक है। सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021, सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कहां? ये फ्रांस में हुआ है, नवंबर में हुआ है। उसका दोस्ती युद्धाभ्यास हुआ है। इस दोस्ती में कौन कौन से दोस्त हैं? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका त्रिपक्षीय द्विवार्षिक 2 सालों पे होता है। श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया है। दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ है नवंबर 2021 में। उसके बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, आप समझ गए होंगे, मालाबार सैन्य अभ्यास है, जो बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर में हुआ है। 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वाड के 4 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। मालाबार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स देख लेते हैं शॉर्ट में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले यहां पे दिख रहा है वो है T20 का वर्ल्ड कप। T20 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। किसे? न्यूजीलैंड को हराकर। ये कहां हुआ है? यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, यूएई में हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीत लिया है न्यूजीलैंड को हराकर। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया विजेता है। कौन सा? वर्ल्ड कप T20, जो यूएई में आयोजित हुआ था। आगे बहुत सारे डिटेल्स है, ये लंबा कर देगा, इसे हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। आइए स्पोर्ट्स का थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का होता है, उबेर कप होता है महिलाओं का। तो थॉमस कप जीत लिया है इंडोनेशिया ने। थॉमस कप यानी पुरुषों का बैडमिंटन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो चाइना को हराया है। जबकि फीमेल का चाइना ने ही जीता है, जापान को हराकर। चाइना ने फीमेल का उबेर कप जीता है। किसे हराकर? जापान को हराकर। संभव हो तो पराजित देश को भी यहां पर बड़ा टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया ने किसे हराया? चाइना को। जबकि फीमेल कैटेगरी में चाइना ने जापान को हराकर उबेर कप जीता। थॉमस कप और उबेर कप आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जापान को हराकर सुधी रमन कप चीन ने जीता। सुधी रमन कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन का। सुधी रमन कप ये मिक्स डबल होता है, यानी मेल फीमेल इसमें दोनों एक साथ खेलते हैं। तो ये मिक्स्ड मिश्रित विश्व टीम चैंपियनशिप है बैडमिंटन का। कौन सा? सुधी रमन कप, जिसे चीन ने जीत लिया है। ये फिनलैंड में आयोजित हुआ था। फिनलैंड में आयोजित हुआ था, चीन ने जीत लिया है। ये द्विवार्षिक टूर्नामेंट है, जापान को हराया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट, ये हर साल T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होता है। 2021-22 के सत्र में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल खेला गया, जिसमें तमिलनाडु विजेता रहा है कर्नाटक को हराकर। फिर से हम कह रहे हैं, तमिलनाडु इसकी विजेता है। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, T20 का जो देसी टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। एक और, सौरभ गांगुली ICC क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने। याद रखिएगा, सौरभ गांगुली आईसीसी क्रिकेट कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जो आईसीसी यानी क्रिकेट पर कानून वगैरह बनाती है कमेटी, उसे आईसीसी क्रिकेट कमेटी कहते हैं। उसके अब अध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं ही, साथ ही ये आईसीसी के क्रिकेट कमेटी के भी जो कायदे कानून बनाती है उसके भी अध्यक्ष चुने गए हैं। सौरभ गांगुली जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। वीवीएस लक्ष्मण, अगेन वीवीएस लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इसके चेयरमैन चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। पहले राहुल द्रविड़ थे, अब उनके जगह पर वीवीएस लक्ष्मण चुन गए हैं। राहुल द्रविड़ क्यों हट गए? क्योंकि उन्हें नेशनल कोच बना दिया गया। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने एक बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा कारनामा है। ये कई एग्जाम में आ भी चुका है। इन्होंने एक पारी के सभी 10 विकेट लिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट हुआ था दिसंबर 2021 में, भारत में आयोजित हुआ था। इसमें न्यूजीलैंड के जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं एजाज पटेल, मुंबई में जन्मे हैं लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, वहीं बसे गए हैं। तो एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लिए थे। ऐसा तीसरी बार हुआ है, लेकिन हाल में इन्होंने इसे अंजाम दिया है, तो ये खबरों में रहे। तो ये था कुल मिलाकर पूरे 1 महीने का 5 सेगमेंट का नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, नवीनतम और फिर आर्थिकी प्रतियोगिता दर्पण का एक समरी है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर इतना बात आपके ध्यान में रहा और कुछ मैगजीन मंथ के आपने कर लिए तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा काम करेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करने में। तो इसे केवल कान में लगाकर सुनिए, थोड़ा सा ये लंबा हो जाया करेगा क्योंकि पूरे मैगजीन को एक एपिसोड में समेटना होता है। अगर समय मिला ऐसे और भी एपिसोड्स आपको दिखाई देंगे। इसे केवल आपको सुनना है, रिवाइज करना है। आई होप कि इससे कम से कम 10-12 क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, और अगर जितने हो पाए तो। टेक केयर।